गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दौलत। जैसा कि कल की क्लास में अपन ने BA तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य की पहली क्लास थी कल, और आज उसी कक्षा की दूसरी क्लास है। तो कल की क्लास में अपन ने चर्चा किया था शब्द शक्ति पर। उम्मीद करता हूं कि कल जो पढ़ाया था वो आपके समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में आगे आज अध्ययन को जारी रखते हुए आगे के भागों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं आपको मैं। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था शब्द शक्ति, मोटे मोटे तौर से देख लीजिए एक बार कि शब्द शक्ति यानी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले काम को ही क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। अब इसके 3 भेद बताए थे मैंने, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा किसे कहते हैं? जहाँ पर मुख्य अर्थ है, कोई शब्द हो, कोई गद्य हो या पद्य हो, जिसका मुख्य अर्थ पढ़ते ही समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, रमेश जयपुर जाता है, इसके अलावा राधा अलवर की निवासी है, और गुलाब का पुष्प सुगंधित होता है। ये सारे अभिधा के हैं। जैसा अर्थ शब्दों का है वैसा ही अर्थ यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है। तो ये तो हो जाती है। और ध्यान रखना इसमें जो अभिधा में होता है, यमक अलंकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो इसी में होते हैं। उसी में अभिधा शब्द शक्ति होती है यमक के उदाहरणों में। ठीक है। आगे चर्चा करते हुए अपन ने चर्चा की थी काय पर? लक्षणा शब्द शक्ति पर। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जहाँ पर मुख्य अर्थ बाधित होगा, जहाँ पर मुख्य अर्थ बाधित होगा और लक्षण के आधार पर शब्दों का क्या लिया जाएगा? अर्थ ग्रहण किया जाएगा। लक्षण होंगे। ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई थी उसमें, जैसे उसका मन पाषाण का है। मन पाषाण नहीं हो सकता क्योंकि मन तो मासल भाग का होता है, लेकिन पाषाण की तरह क्या दे दिए उसको? लक्षण दे दिए। ठीक है। राधा तो गाय है। ठीक है। मोहन गधा है। ये सारी चीज़ें काय के शब्द शक्ति कौन से? लक्षणा के थे। ठीक है। लक्षणा के 2 भेदों की मैंने चर्चा आपके सामने कर ली थी। 2 भेद कौन कौन से बताए थे? एक तो रूढ़ा लक्षणा और दूसरा क्या? प्रयोजना लक्षणा। ठीक है। इनके ऊपर कल मैंने आपको बताया भी था कि रूढ़ा लक्षणा किसे कहते हैं? कि जहाँ पर रूढ़ि के आधार पर यानी परंपराओं के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। परंपराएं दोस्तों ध्यान रखना अकारण हमारी संस्कृति में रूढ़ हो गई है या निश्चित हो गई है, उनका कोई कारण नहीं होता। सारी दुनिया यही कहती है कि आटा पिसवाने जा रहा हूँ, जबकि पिसवाने अपन गेहूँ जाते हैं। तो ये परंपरा में फिक्स हो गई। तो ये रूढ़िया वह है जो अकारण है। रूढ़िया क्या है? अकारण है। बिना कारण ही बोलते हैं अपन, उसका कोई तुक नहीं है। तो जितने भी लोकोक्ति और मुहावरे हैं वो अकारण बोले जाते हैं, इसलिए ये रूढ़ा लक्षणा में क्या गिने जाते हैं उसके। जैसे दाल चुग रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान रो रहा है। राजस्थान थोड़ी, राजस्थान के लोग रोते हैं, तो राजस्थान रो रहा है। दाल चुग रहा हूँ, दाल थोड़ी चुगते, कंकर चुगते। इसके अलावा बंगाल बेहाल है। बंगाल बेहाल है, बंगाल थोड़ी बेहाल है, बंगाल के लोग बेहाल है। ठीक है। तो ऐसे ये बातें फिक्स हो गई है, इसलिए लक्षणा का है। लक्षणा का भी क्या है? रूढ़ि है। जैसे भारत जाग उठा, भारत थोड़ी जाग उठा है, भारत के लोग जाग उठे हैं। ठीक है ना। आइए हरीशचंद्र जी, ये बात भी फिक्स हो गई है, रूढ़ि हो गई है। हरीशचंद्र जी, हम हरीशचंद्र तो नहीं रहे, लेकिन हरीशचंद्र जी आइए। हरीशचंद्र जी की तरह कोई सत्यवादी होगा, सत्य बोलने वाला होगा, इसलिए बोलते आइए हरीशचंद्र जी। ठीक है। ये सब रूढ़ी हो गई है। जोधपुर आ गया है, ये सारी चीज़ें रूढ़िया हो गई है। मुहावरे लोकोक्तियों की जहाँ जहाँ पर आपको बू आए, जहाँ जहाँ पर मुहावरा और लोकोक्ति आपको दिखे, वहाँ पर आपको क्या करना है? लक्षणा, और लक्षणा में भी कौन सा? रूढ़ा लक्षणा। ठीक है। ये कारण होते हैं, इनका कोई कारण नहीं होता है। बात करते हैं इसी में दूसरा भेद। कल मैंने आपके सामने चर्चा कर ली थी, एक तो इसके भेद, रूढ़ा
लक्षणा। ठीक है, इस पे मैंने कल चर्चा कर ली थी। इसका दूसरा जो भेद है लक्षणा का वो क्या है, प्रयोजना। ठीक है दोस्तों, ये दो शब्द देता हूं, ये ध्यान रखना, ये मास्टर की है इस शब्द शक्ति की। ये तो अकारण होता है और ये क्या होता है, कारण है। प्रयोजन का मतलब ही क्या होता है, कारण है। ठीक है ना, ये कारण होता है इसमें, कारण। अब देखो, मुहावरे और लोकोक्तियां जितने भी बोले जाते हैं वो अकारणीय बोले जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, तो दाल चुग रहा हूँ, जोधपुर आ गया है, नदी पार हो गई। नदी पार थोड़ी, नदी को पार कर लिया, ऐसा नदी को लक्षण दे दिए कि निशान की तरह। लेकिन बात अपनी परंपरा में, रूढ़ी में आ गई है, परंपरा बन गई, इसलिए ये सब अकारण है, अकारणीय बोले जाते हैं। इनके पीछे कोई कारण नहीं होता है। इनको प्रयोजना में क्या होता है, कारण होता है। लक्षण देने का क्या होता है, कारण है, और उसमें लक्षण देने का कोई कारण नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप, प्रयोजना लक्षणा। प्रयोजना लक्षणा किसे कहते हैं, जहां प्रयोजन, ठीक है ना, प्रयोजन यानी मंतव्य या फिर आशय, ठीक है ना, जहां प्रयोजन के आधार पे लक्षण ग्रहण किया जाता है। जहां प्रयोजन, मंतव्य, आशय, मतलब, ये प्रयोजन का अर्थ होते हैं। जहां पर, या फिर कारण भी बोल सकते हो इसको, या ओब्लिक करके कारण भी कर सकते हो, इसका अर्थ कारण है। जहां किसी कारण के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखिए इसमें, राम तो गधा है। ठीक है, अब देखो, लक्षण अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, लेकिन किसके पीछे कोई कारण होगा। राम को गधा माना जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका कारण यह है कि गधा जैसे मूर्ख होता है, वैसे ही राम क्या मूर्ख है या मूर्खता वाला काम करता है, इसलिए उसको गधा माना है। इसके अलावा राधा गाय है, पंजाब शेर है। इन सब के पीछे कारण है। राम को गधा इसलिए बताया, क्यों, गधे की तरह लक्षण किसके है, राम के। या गधा मानने के पीछे कारण क्या है, कि मूर्ख है। राधा को गाय मानने का कारण क्या है, राधा को गाय मानने का कारण या लक्षण क्या है, कि वो गाय की तरह क्या है, सीधी सादी है। गाय का मतलब यहाँ पर सीधी सादी है राधा। और राम, गधा का मतलब क्या है, राम मूर्ख है। पंजाब शेर है, पंजाब को शेर मानने का कारण क्या है, कि शेर की तरह किसके लक्षण है, पंजाब के। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके अलावा और देख लीजिए, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर है। वही बात, महाराणा प्रताप शेर नहीं हो सकते, लेकिन शेर की तरह क्या है, लक्षण है। और
शेर के जिस प्रकार से लक्षण होते हैं, वीरता के, साहस के, पराक्रम के, वैसे ही ये सारे लक्षण किसके थे? प्रताप के थे। इसलिए कारण होने के कारण यहाँ पर क्या मान लिया गया है? लक्षणा का कौन सा? कारण वाला प्रयोजना लक्षणा मान लिया गया है। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है जी। ओके, उतार लीजिए इसको। बिठा देता हूं मैं। अब इसके मैंने आपको दो भेद बताए थे बेटाओ। एक तो कौन सा? रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा क्या बताया था? प्रयोजना लक्षणा। ठीक है। जहाँ पर अकारणी, बिना कारण ही जहाँ पर लोकोक्ति और मुहार और गढ़ लिए जाएंगे वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। और जहाँ पर लक्षण के आधार पर कोई कारण सहित है उसको लक्षण दे दिए जाएंगे वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? प्रयोजना हो जाएगी। ठीक है। इसके अन्य भेद भी होते हैं। ठीक है। लक्षणा के अन्य भेद। लक्षणा के अन्य भेद कौन कौन से होते हैं? एक, पहला कौन सा है? उपादान लक्षणा। देखिए बेटाओ, उपादान लक्षणा किसे कहते हैं? लक्षणा के अन्य भेदों में चर्चा करते हैं अपन। क्या है उपादान लक्षणा? उपादान लक्षणा उसे कहते हैं जहाँ पर मुख्य अर्थ भी हो और लक्ष्य अर्थ भी हो। ठीक है। जहाँ लिख लीजिए, ये छोटी सी परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी। मुख्य अर्थ के साथ साथ उन शब्दों का मुख्य अर्थ भी लिया जाएगा और मुख्य अर्थ के साथ साथ क्या लक्षण अर्थ भी आप ले सकते हो। तो जहाँ पर ऐसी कंडीशन ऐसी दिखाई दे स्थिति तो वहाँ पर क्या उपादान लक्षणा होता है। जैसे देखिए उदाहरण, हाथ पाँव बचाकर काम करो। अब इधर देखो, ये हाथ पाँव है, इसका मुख्य अर्थ हाथ पाँव ही होता है। ठीक है। हाथ पाँव बचा करके काम करो, तो ये मुख्य अर्थ में आ रहा है। जैसा शब्द का अर्थ है वैसा अर्थ आ रहा है। और इसका अगर दूसरा अर्थ लेख, इसका हाथ पाँव का मतलब यहाँ पर क्या भी हो गया है? शरीर भी हो गया है। हाथ पाँव थोड़ी बचाना है अपने को, शरीर भी बचाना होता है। तो दोनों अर्थ एक साथ पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं। मुख्य अर्थ भी लिया जाएगा तो लक्षण अर्थ भी ग्रहण किया जाएगा। वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये उपादान लक्षणा हो जाएगा। ठीक है। हाथ पाँव के लिए भी आ रहा है ये, और हाथ पाँव का मतलब यहाँ पर क्या भी बोलते हैं अपन, शरीर भी इशारा हो जाता है, तो शरीर के लिए भी आता है। ऐसे थोड़ी नहीं कि हाथ पाँव को बचाना है, ये भी आप ले सकते हो।
और दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी हो गया कि आप अपने शरीर को रक्षित करते हुए या रक्षण करते हुए शरीर का काम करो। ठीक है, इसके अलावा दो बंदूकों ने गांव लूट लिया। देखिए बेटा, दूसरा मैंने क्या लिखा, दो बंदूकों ने तो नहीं, लक्ष्य अर्थ तो ये कहता है, इसका लक्षण अर्थ है भाई सीधा अर्थ देखे भाई दो बंदूकों ने, सही बात है, दो बंदूकें हैं जिनके डर से क्या गांव लूटा जा रहा है। दो बंदूक भी ले सकते हो, चलेगा, ये मुख्य अर्थ हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि दो बंदूक नहीं, दो बंदूकधारी व्यक्तियों ने किसको लूट लिया है, गांव को लूट लिया है। ठीक है, तो दोनों बंदूकों के लिए भी बंदूक आ रहा है, मुख्य अर्थ ये हो गया। और इनका लक्ष्य अर्थ क्या हो जाएगा, बंदूकों ने नहीं, बंदूकधारी लोगों ने लूट लिया है। ठीक है, दोनों अर्थ। इसके अलावा जैसे लाठियां चल रही है, देखिए इसमें भी लाठियां चल रही है, लाठियां मतलब लकड़ियां चल रही है, मतलब लड़ाई हो रही है। और इसका अर्थ लाठियां थोड़ी चलती है, लाठियों को कोई व्यक्ति चला रहे हैं, तो एक लाठी के लिए आया है, एक अर्थ मुख्य अर्थ तो लाठी के लिए आए गया है इस लाठी का मतलब। और दूसरा जो लक्षण अर्थ ग्रहण करेंगे कि लाठियां नहीं, लाठियां किसके द्वारा चलाई जा रही है, लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है ना। आटे दाल के भाव मालूम होना, ये एक एग्जाम्पल और लिखे है, आटे दाल आ ही जाता है। आटे दाल का मतलब उसका ये तो सीधा अर्थ हो गया, आटे का और दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, तो आटे और दाल के लिए मुख्य अर्थ आया है। और आटे और दाल का और अगर लक्षण अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि गृहस्थी का आप पता चल गया है उसको, अब वो गृहस्थी हो चुका है, तो आटे और दाल के भाव, उसके महत्व, उनके मूल्य अब उनको समझ में आ गया है। तो आटे दाल का मतलब गृहस्थी भी है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा वो। ठीक है, इसके दूसरे भेद की चर्चा करेंगे, मिटाता हूँ मैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर मैंने लक्षणा के 4 भेद बता दिए, एक तो रूढ़ि लक्षणा, एक प्रयोजना लक्षणा, और अभी अन्य भेदों में एक बता दिया उपादान लक्षणा, और जो चौथा है अन्य में दूसरा, और वैसे चौथा है वो कौन सा हो जाएगा, लक्षण लक्षणा। देखिए वो भी देखिए, देखिए लक्षण लक्षणा, ये कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रख लेना ये। और आप साहित्य के बच्चे हो, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। दिखता तो छोटा सा है ये चैप्टर, लेकिन बड़ा उलझाड़ वाला चैप्टर लगता है कईयों को। लक्षण लक्षणा मैंने क्या बोला, जहाँ पर मुख्य अर्थ के साथ साथ क्या हो, लक्ष्य अर्थ भी हो। ठीक है, वो ज़्यादा उपादान, जहाँ पर मुख्य अर्थ रहित लक्षण अर्थ हो।
छोटी सी परिभाषा है। यहाँ पर मुख्य अर्थ रहित, वहाँ पर सहित होता है, उपादान में मुख्य अर्थ साथ में आता है, तो यहाँ पर मुख्य अर्थ साथ में नहीं आएगा। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जहाँ पर केवल लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षणों के आधार पर क्या निकाले जाएंगे, अर्थ ग्रहण किए जाएंगे या अर्थ लिए जाएंगे। अब देखिए इसमें उदाहरण देखिए, राधा तो गाय है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ काय से लक्षण के आधार पर, मुख्य अर्थ दिख ही नहीं रहा, लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा राजू गधा है, ठीक है ना। इसके अलावा शाबाश मेरे शेर, शेर की तरह उसके क्या, किसी को क्या दिए जा रहे हैं, लक्षण दिए जा रहे हैं किसी लड़के को, ठीक है, ठीक है। शिवाजी महाराष्ट्र के शेर है, ठीक। इन उदाहरणों को अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, लक्षण के आधार पर क्या किया जा रहा है, अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। राधा तो गाय है, राधा गाय तो नहीं है, लेकिन गाय की तरह लक्षण है उसके, यानी सीधी सादी है, गाय का मतलब सीधी सादी। राजू गधा है, गधा तो नहीं है, गधा का मतलब क्या है, राजू मूर्ख है। शाबाश मेरे शेर, वो शेर तो नहीं है, लेकिन क्या, वीरता के काम किए, इसलिए शाबाश वीरता के काम करने के कारण। शिवाजी महाराष्ट्र के शेर है, शिवाजी शेर है, शेर तो नहीं है, लेकिन शेर की तरह क्या है, पराक्रमी है, साहसी है, वीरतापूर्वक है, ठीक है। इसके अलावा उसका मन पाषाण का है, उसका मन पाषाण का है, मन पत्थर का तो नहीं हो सकता, लेकिन पत्थर की तरह क्या है, कठोर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भाग भी आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। उतार लीजिए इसको। अब बात करते हैं अंतिम जो भाग है शब्द शक्ति का, उस पर। और अंतिम भाग कौन सा है, व्यंग्य या व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति या व्यंजना, तीसरा भाग। पहले इसको समझो, व्यंजना को। व्यंजना किसे कहते हैं? व्यंजना का मतलब होता है व्यंग्य, और व्यंग्य का मतलब होता है जब वक्रता में बात की जाए, जब उपालंब में बात की जाए, जब उलाहना में बात की जाए, जब आड़ी टेढ़ी वक्रता में या टेढ़े अर्थ में बात की जाए, वही क्या होता है, व्यंजना होती है, ठीक है ना। हाँ,
उसके पीछे भाव कुछ अलग छिपा होता है, वहाँ पर व्यंजना होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जहाँ पर न तो मुख्य अर्थ होता है न लक्ष्य अर्थ, बल्कि कल्पना के आधार पर, सूझ के आधार पर, व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जहाँ, छोटी सी परिभाषा लिख देता हूँ, जहाँ सूझ, कल्पना, जहाँ व्यंग्य के आधार पर जाता है, जहाँ व्यंग्य यानी सूझ कल्पना के आधार पर क्या अर्थ लिया जाएगा। इसमें न तो काय की मुख्य अर्थ की प्रधानता, न काय की लक्ष्य अर्थ की, बल्कि काय की प्रधानता रहेगी, व्यंग्य अर्थ की प्रधानता रहेगी, वक्रता की प्रधानता रहेगी, टेढ़े मेढ़े अर्थ की प्रधानता रहेगी। और वो अर्थ काय से लिया जाएगा, सूझ से, आपकी बुद्धि लब्धि से, और कल्पना से वो अर्थ क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जितनी भी कविताएं होती है, उन कविताओं में अधिकांश कविताओं में जिनका अन्य अर्थ होता है, जिनका छिपा हुआ अर्थ होता है, जिनके छिपे हुए भाव होते हैं, जिन कविताओं के या कई अर्थ निकलते हैं, उन कविताओं में कौन सी, उन शब्दों में कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए इसके, जैसे शाम हो गई है। अभी एक वाक्य लिखा है मैंने, ये शाम हो गई है, ये संध्या हो गई है। अब यहाँ पर शाम या संध्या होने के अलग अलग अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए होंगे। जैसे शाम हो गई है, ठीक है, इसका एक अर्थ मैंने क्या, सूझ और कल्पना के आधार पर अलग अलग व्यक्ति उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। शाम हो गई है, अगर विद्यार्थियों के लिए ये शब्द बोला जाए शाम हो गई है, तो इसका अर्थ ये लेंगे कि घर पे चलना है, रात्रि हो गई है, होने वाली है। ठीक है, किसी गृहिणी के सामने ये वाक्य या ये शब्द बोले जाए कि शाम हो गई है, तो वो क्या लेगी कि मुझे अब चूल्हा चाकी संभालना है, गृहस्थी संभालना है, घर बार संभालना है। ठीक है, शाम हो गई है किसी गवाले के लिए बोला जाए या गवाले के सामने बोला जाए, तो गवाला भी यही इसका अर्थ क्या ग्रहण करेगा कि अब भेड़ बकरियों को लेकर के कहाँ पे चलना है, घर की तरफ चलना है। ठीक है, पुजारी के सामने ये बोला जाए तो पुजारी इसका अर्थ क्या लेगा, शाम हो गई है यानी पूजा का समय हो गया है। तो इसके अगर मैं बोलूँ ना तो एक ही शब्द या एक ही वाक्य के, ध्यान रखना यहाँ पर एक ही शब्द या एक ही वाक्य के कल्पना और सूझ से कई अर्थ लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके कई अर्थ ले सकता है व्यक्ति। आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी भाई घर पे चलना है रात होने से पहले, ब्राह्मण लेगा, पुजारी लेगा, शाम होने का मतलब पूजा का समय हो गया है। एक गृहिणी या औरत लेगी इसका अर्थ तो क्या लेगी, भाई मुझे क्या अब रसोई को संभालना है, चूल्हा चाकी संभालना है चल करके। ठीक है, गवाला लेगा तो क्या, अब गाय भेड़ बकरियों को, गायों को घर ले चलना है। ठीक है, इसके अलावा सवेरा हो गया है, इसके भी कई अर्थ, सवेरा हो गया है। ठीक है ना, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि सवेरा हो गया है, कि जीवन में अब नई खुशी आ गई है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये हो जाएगा कि हाँ सूर्य निकल आया है। तो कई अर्थ इसके अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी कल्पना और सूझ के आधार पर अलग अलग अर्थ इसके ग्रहण कर लेता है। या कोई व्यक्ति अगर मान लो शोषण से दबावातार मुक्त हो गया है, तो वो ये कहेगा अब मेरे जीवन में सुबह आ गई है, सवेरा हो गया है। तो इस प्रकार से एक ही वाक्य के या एक ही शब्द के जब
कल्पना और सूझ के आधार पर अनेक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये व्यंजना का व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे और देखिए, कुम्हार ने बेटी से कहा, क्या कहा, देखिए, बादल छाने वाले हैं। ठीक है, कुम्हार ने बेटी से कहा कि बादल छाने वाले हैं। क्या कहा, बादल छाने वाले, या बादल छाने का मतलब क्या है। अब लड़की, बादल छाने का मतलब कई अर्थ निकल सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब लड़की समझ गई कुम्हार है तो मटकियों का काम करते हैं, तो मटकियों को अंदर रखना है। जानवर बाहर बंधे हुए हैं तो जानवरों को अंदर बांधना है। ठीक है, और बादल छाने का तीसरा अर्थ ये भी तो हो सकता है कि भाई थोड़ी देर में क्या आने वाली है, बरसात आने वाली है। इस प्रकार से ये क्या हो जाती है, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। ठीक है, उतार लीजिए आप इसको। अगर इसके भेदों की बात करें तो व्यंजना के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। देखो, कौन कौन से देख लीजिए। एक शाब्दी व्यंजना, क्या कहती है परिभाषा, देखो, शाब्दी व्यंजना जहाँ पर शब्द के आधार पर व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा। व्यंजना का मतलब ही था व्यंग्य अर्थ।